हेलो दोस्तों, जैसे कि हम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। करीब 10 लेक्चर हमने छोटे बड़े मिलाकर 10 लेक्चर इसमें कवर किए हैं, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें मैं छोड़ दिया था, वो अभी बता दे रहा हूँ। ये स्पर्मेटेड है, ये स्पर्मेटेड है। क्या है? ये स्पर्मेटेड है। स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनने में कौन सा प्रोसेस होता है? ये जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिखा है, इस डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? डिफ्रेंशिएशन किस प्रोसेस से होता है? या ये डिफ्रेंशिएशन जो होता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस में फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? इसमें फैक्टर सर्टोरी सेल्स के द्वारा जो स्पर्मियोजेनेसिस के फैक्टर रिलीज होते हैं वो काम करते हैं। और ये फैक्टर सर्टोरी सेल से रिलीज करवाता कौन है? FSH। कौन रिलीज करवाता है? FSH। और FSH निकलता कहाँ से है? एंटीरियर पिट्यूटरी या एडनो हाइपोफाइसिस, या इसका एक और नाम होता है पार्स डिस्टैलिस। और एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन ऑर्डर करता है, कौन कमांड करता है, कौन आदेश देता है कि आप FSH या LH निकालिए, या गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करने के लिए कौन प्रमोट करता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक का वो रिलीजिंग हार्मोन जो गोनाडोट्रोपिन को सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका नाम बताइए। उसका नाम बताइए उस हार्मोन का, हाइपोथैलेमिक हार्मोन का नाम GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन मेल में पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से वहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, LH एंड FSH। FSH क्या करता है? सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है। सर्टोली सेल्स जो हैं, सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में इसेंशियल होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में हमने बता दिया कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस होता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद हमने यहाँ पे यह फर्स्ट पोलर बॉडी है। फर्स्ट पोलर बॉडी बनती कहाँ पे है? आपको पता है फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे बनती है? अच्छा, फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है ना। तो जहाँ पे कंप्लीट होगा वहीं पर तो पोलर बॉडी बनेगी। फर्स्ट पोलर बॉडी बनी आपके ओवरी में बनी, क्योंकि वहीं पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। कब हुआ था? ग्राफियन टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तब जाके फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। और टर्शियरी फॉलिकल किस में थी? ओवरी में। तो उसके बाद
सेकंड पोलर बॉडी, ये सेकंड पोलर बॉडी है। ये कहाँ पे बनी? ये बनेगी वहाँ जहाँ पर मियासिस सेकंड कंप्लीट होगा। मियासिस सेकंड कब कंप्लीट होता है? जस्ट प्रियर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले ही मियासिस सेकंड कंप्लीट होता है। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? सॉरी, हाँ, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में? एम्पूला में। तो पूछ सकता है कि सेकंड पोलर बॉडी कहाँ पे बनती है, किस लोकेशन पे बनती है? तो एम्पूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में बताएंगे आप, है ना। और दूसरी दो चीज़ें और बतानी है हमको। मियासिस फर्स्ट किस स्टेज में सस्पेंड होता है या अरेस्ट होता है? मियासिस फर्स्ट जो है डिप्लोटीन, मियासिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होता है। और प्रोफेज फर्स्ट के किस पार्ट में? उसमें 5 पार्ट होते हैं। डिप्लोटीन स्टेज पर, डिप्लोटीन स्टेज पर अरेस्ट हो जाता है। और मियासिस सेकंड किस स्टेज पे अरेस्ट होता है? मियासिस सेकंड किस स्टेज पर अरेस्ट होता है? मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड पर मियासिस सेकंड स्टेज पर सस्पेंड हो जाता है। अब कंप्लीट कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले एम्पूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, है ना। यहाँ तक पढ़ाना था हमको, कुछ चीज़ें छूटी थी, तो हम आज आगे बढ़ते हैं। अभी एक फिगर भी छूटा था इसमें, उसको भी कवर कर लेते हैं। ये क्या है? ये ओवरी, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। क्या है? डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी है। तो इसमें ये क्या लिखा है? ये क्या है? ये रेड वाला और ब्लू वाला ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद ये कौन सी है? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ये देखिए ये सेकेंडरी फॉलिकल है, लेकिन इसमें लेबलिंग नहीं दिया है, तो लेबलिंग आप भी नहीं ध्यान रखेंगे। ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल है। शोविंग एंट्रम, हमने क्या बताया था? एंट्रम किस फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? टर्सरी फॉलिकल का। फ्लूइड फील्ड कैविटी जो होती है वो किसका फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टर्सरी फॉलिकल का। अब ये बताया है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ से ओव्यूलेशन होगा, यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया। अब देखिए ओव्यूलेशन में एक बाहर निकल जाता है ओवरी से, लेकिन उसका जो ग्राफियन पार्ट का और अदर पार्ट होता है वो अंदर ही रहता है, ओवरी के अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी ग्राफियन फॉलिकल बनाना है, सॉरी कार्पस ल्यूटियम बनाना है। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का रिमिनेंट पार्ट जो होता है वो ओवरी में रह जाता है। ओवरी में ये रह के फर्दर क्या बनाता है? कार्पस ल्यूटियम। ये क्या है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस मीन्स होता है बॉडी और ल्यूटियम मीन्स येलो। तो येलो बॉडी बना देता है। क्या बना देता है? येलो बॉडी या कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या है? ये रिलीज ओवम है, ये रिलीज ओवम है। इन दोनों की लेबलिंग क्या है? कार्पस ल्यूटियम। ये अगर लेबलिंग पूछा जाए तो ये होगा कार्पस एल्बिकेंस। यानी जब कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लगती है तो वाइट कलर की हो जाती है, उस
उसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस मीन्स होता है बॉडी, एल्बिकेंस मीन्स होता है वाइट कलर, तो कार्पस एल्बिकेंस हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया ओवरी के बारे में और oogenesis के बारे में। अब हम आज पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। तो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप सुने होंगे या जानते भी होंगे। जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तभी बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्या लिखा है। The reproductive cycle in female primates, monkey, apes and human beings is called menstrual cycle। कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये ऊपर बोल दिया। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बताएंगे सही है या गलत, है ना। स्टेटमेंट यह है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह सही है कि गलत, या थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल प्राइमेट्स, यहाँ पर फीमेल की जगह ऑल लिख दिया। तो क्या होगा ऑल, क्या सभी प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं? नहीं। क्या मेल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर ऑल कर देगा तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकता है इससे ऑल, फिर उसके बाद आगे लाइन लिखा है, द फर्स्ट menstruation begins at puberty। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पर। एंड इज कॉल्ड मेनार्च। क्या कहलाता है? मेनार्च। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च कहलाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। लाइन को फिर से पढ़ते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स, और यहाँ पे प्राइमेट लिख देगा तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन अलग अलग होगा। ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अगर अलग अलग ना रहता तो ह्यूमन फीमेल क्यों ना लिखता। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फीमेल प्राइमेट्स लिखा था, तो ऐसे यहाँ पर भी लिखता। इसलिए इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at an average interval of 28 to 29 days। एवरेज इसलिए लिखा है कि एग्जैक्ट 28 या 29 दिन की नहीं होती,
होती है, लेकिन इसमें वेरिएशन भी आ जाता है। एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद भी हो सकता है, या और मतलब डिफरेंस हो सकता है। इसलिए एवरेज ड्यूरेशन बताया है कि एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 28 से 29 दिन। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, यानी पहली साइकिल के मेंस्ट्रुएशन और दूसरी साइकिल के मेंस्ट्रुएशन के बीच का गैप जो होता है, उसमें होने वाले सारे इवेंट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यही लिखा है कि अंडर साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आया कि पहली साइकिल या एक साइकिल के फर्स्ट साइकिल के मेंस्ट्रुएशन और दूसरी साइकिल के मेंस्ट्रुएशन के बीच में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वन ओवम इज रिलीज्ड, यानी ओवम के रिलीज होने के प्रोसेस की क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। ड्यूरिंग द मिडिल, क्या लिखा है, वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द middle of each menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में एक ओवम रिलीज होता है। कितना ओवम रिलीज होता है, एक ओवम। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर shown in figure 2.9। ये फिगर 2.9 है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। उसको देखेंगे बाद में, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। द साइकिल स्टार्ट्स विथ मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल स्टार्ट कब होती है, मेंस्ट्रुअल फेज से। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लीडिंग जब होती है, मेंस्ट्रुएशन जब आते हैं, मेंसेस जब आते हैं, तो उसी फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स। यही हमने बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज या साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कब बोलते हैं, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, है ना। मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होने लगता है तो उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, और वहीं से साइकिल स्टार्ट होती है। एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। कितने दिन की होती है मेंस्ट्रुअल फेज, 3 से 5 दिन की। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। क्या कर रहा है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता क्यों है, किसकी वजह से होता है, ये बता रहा है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ब्रेकडाउन होने से, एंड इट्स ब्लड वेसल्स, यानी जो यूट्रस में
इंडोमेट्रियम लाइनिंग है और ब्लड वेसल्स है, उसमें उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और उनके ब्रेकडाउन से एक लिक्विड होता है, लिक्विड बनता है या लिक्विड फॉर्म में वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। कह रहा है कि ये कह रहा है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है उसके ब्रेकडाउन से और ब्लड वेसल्स के ब्रेकडाउन से जो लिक्विड बनता है वो वेजाइनल रूट के थ्रू बाहर आता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। Menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पे असेशन रीजन का सवाल बन सकता है। Menstruation occurs only if released ovum is not fertilized। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मेंस्ट्रुएशन हुआ, मैसेज आए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ये श्योर हो जाएंगे कि जैसे अगर नेक्स्ट पीरियड्स आ रहे हैं, अगला पीरियड आया, तो इसका मतलब ये है कि 100% श्योर है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी, क्या लिखा है, में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यानी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, मैसेज नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा प्रेगनेंसी ही होगी। इंडिकेटिव है कि मतलब इंडिकेट कर सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है ना। यहाँ पे ध्यान से फिर से देखिएगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मैसेज आया, ब्लीडिंग हुई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी फर्टिलाइजेशन हो के चांसेस हैं कि मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया या प्रेगनेंसी हो गई है, या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ना होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आई या मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहीं पे लिखा है मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अब मेंस्ट्रुएशन ना आने के और कारण है, इसलिए कहा गया मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर और कारण ना होते मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने के, तब यहाँ पे मे बी इंडिकेटिव ऑफ नहीं लिखता, तो क्या लिखता, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन श्योरली इंडिकेट्स प्रेगनेंसी, है ना। तो यहाँ पे मे भी इंडिकेटिव लिखा है। इसका मतलब यही है कि अगर मैसेज नहीं आए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है प्रेगनेंसी की वजह से ही मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, है ना। और भी कारण हो सकते हैं। कौन कारण हो सकता है, however it may also be due to, may be, एक सेकंड रुक जाइए, यही लिखा है, however it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुएशन ना होने का एक और कारण है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी तो एक कारण हो ही गया, उसके बाद स्ट्रेस है, स्ट्रेस में है, बेबी स्ट्रेस में है, तो क्या होगा उसमें बेबी नहीं बोलेंगे, फीमेल बोलेंगे कि
अगर वो स्ट्रेस में है तब भी कभी बस बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं आता। जैसे आर्मी में जो फीमेल्स रहती हैं उन पे उन कभी कभार ऐसा होता है कि उनका इरेगुलर मैसेज आते हैं, क्योंकि उनको मतलब स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स आना कभी कभार बंद भी हो जाता है और इरेगुलर भी हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतना वर्कआउट करना होता है। तो यहाँ पर उसका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी नहीं होता। और दूसरी बात और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलता है और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड किससे है, ब्रेन से, है ना। अब स्ट्रेस होगा तो ब्रेन डिस्टर्ब होगा, अब ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो उसी का पार्ट भी है हाइपोथैलेमस। अब जब हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी जीएनआरएच रिलीज नहीं करेगा। जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा तो पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन से रिलीज नहीं होंगे। अब जब पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन से रिलीज नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा बताइए, तो नहीं होगा। और पुअर हेल्थ की वजह से भी पीरियड्स नहीं आते। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब मैं क्या कहा था, 3 से 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज होता है ना, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फेज में फॉलिकल्स ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, मैच्योर करती हैं खुद को, से प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। यही लिखा है मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स, कौन सी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉलिकुलर फेज के बारे में कह रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल्स, कौन सी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये ध्यान रखिएगा, कहीं लिख दिया कि ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज सेकेंडरी फॉलिकल या टर्सरी फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो, ऐसा नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी, अब यहाँ पर भी लिख देगा, ओवरी की जगह यूटेरस लिख दिया, ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ तक के लिए एक मैं स्टेटमेंट बना देता हूँ, इसमें गलती कर सकते हैं बच्चे, गलती करते हैं। अगर आ गया क्वेश्चन कि ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन यूटेरस ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, सही होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओवरी के जगह यूटेरस लगा दिया, यूटेरस बोल दिया, जो कि सरासर गलत है ना। तो इसी में और क्या लिखा है, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन के द्वारा रीजनरेट होती है इसी टाइम। अब देखिए ध्यान से देखिएगा,
फॉलिकुलर फेज क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं, मैच्योर हो रही हैं। इसकी देखिए ओवरी में क्या हो रहा है, ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप हो रही हैं और यूट्रस में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन। इसीलिए ओवरी के रिस्पेक्ट में इसको बोलते हैं इस पीरियड को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इस ओवरी के रिस्पेक्ट में इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और सेम टाइम में यूट्रस में प्रोलिफरेशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो इसी की वजह से इसको इसी टाइम को या इसी फेज को प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं, है ना। These changes in ovary and uterus are induced by changes in level of pituitary and ovarian hormones। ये बता रहा है जो ये चेंजेस हो रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर हो रही हैं ग्राफियन फॉलिकल में, और यूट्रस में एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हो रही। ये किसकी वजह से हो रहा है? दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के और ओवरियन हार्मोन्स के लेवल में चेंज की वजह से ये सब चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। द सिक्रेशन ऑफ The secretion of gonadotropins LH and FSH. The secretion of gonadotropins increase gradually, है ना। मतलब गोनाडोट्रोपिन का जो सिक्रेशन होता है या लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। कहाँ से होता है गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन? एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो वही लिखा है, द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में गोनाडोट्रोपिन का लेवल जो होता है बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय ग्रोइंग फॉलिकल। गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ेगा, है ना। LH और FSH बढ़ेंगे तो FSH एक्ट करेगा फॉलिकल्स पे। जब एक्ट करेगा तब फॉलिकल्स डेवलप होंगे, मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो यही लिखा है कि गोनाडोट्रोपिन का लेवल इंक्रीज होगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट, है ना। जब FSH रिलीज होगा पिट्यूटरी से तब फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होगा, है ना। एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस बाय ग्रोइंग फॉलिकल। अब देखिए फॉलिकल को मैच्योरेशन की तरफ ले जाने वाला कौन हार्मोन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो फॉलिकल देखिए फॉलिकल्स पर जब FSH एक्ट करेगा तब ये आगे बढ़ेंगे, यानी मैच्योरेशन की तरफ जाएंगे। अब जब मैच्योरेशन की तरफ जाएंगे तो मैच्योरेशन की तरफ जाते समय ये भी हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, है ना। कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं? एस्ट्रोजेंस का। यानी ग्रोइंग फॉलिकल क्या करती हैं? सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजेंस, यानी एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती हैं, है ना। फॉलिकुलर फेज में दो काम हुआ। पहला तो गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल इंक्रीज हुआ, सिक्रेशन इंक्रीज हुआ धीरे धीरे। उसके बाद ये लेवल स्टिमुलेट किया फॉलिकल्स को फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए,
अब जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ उसी दौरान ग्रोइंग फॉलिकल क्या करती हैं, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती हैं। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल। ध्यान दीजिएगा कि LH भी पीक लेवल पर अटेन कर रही हैं, पीक लेवल को अटेन कर रही हैं। LH और FSH दोनों अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल अबाउट 14th डे। समझ आ रहा है? यानी ये कह रहा है कि जो LH और FSH का लेवल है वो पीक लेवल पे कब पहुंचता है, मिडिल ऑफ साइकिल। यानी अगर 28 दिन की साइकिल को माने तो 14वें दिन FSH और LH दोनों का लेवल पीक पे होगा। उसके बाद लिखा है रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH। क्या लिखा है? रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल। कह रहा है कि लेवल तो बढ़ ही रहा था पहले से ही LH और FSH का, लेकिन रैपिड सिक्रेशन होता है LH का। क्या होता है? LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत तेज होता है। कब? लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। मिड साइकिल पर इसका मैक्सिमम लेवल हो जाता है। किसका? LH का। एंड इट इज कॉल्ड LH सर्ज। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज। अब LH सर्ज क्या करता है? LH सर्ज इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। किसका रप्चर करता है? ग्राफियन फॉलिकल का। कहीं यह स्टेटमेंट लिख दिया कि LH सर्ज इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ओवरी, तो ये गलत हो जाएगा। तो रप्चर किसका होता है? ग्राफियन फॉलिकल का, है ना। तो मिड साइकिल में ये कहा गया मिड साइकिल में LH का सिक्रेशन तेज हो जाता है, जिसकी वजह से मिड साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में इसका मैक्सिमम लेवल हो जाता है। तो ये मैक्सिमम लेवल क्या कहलाता है? LH सर्ज। अब LH सर्ज जब हो गया तब ये LH सर्ज इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को। ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने को इंड्यूस करता है। कौन करता है? LH सर्ज। एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो रप्चर होने के बाद क्या होगा? ओवम रिलीज होगा। अब इस प्रोसेस की क्या बोलते हैं? ओवुलेशन, है ना। द ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज इसको बोल रहे हैं। ओवुलेशन फेज को ओवुलेटरी फेज बोल रहे हैं। द ओवुलेशन फेज is followed by luteal phase during which the remaining parts of Graafian follicle transform as the corpus luteum. ये क्या लिखा है? द ओवुलेशन फेज या ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। हमने देखिए, ध्यान से देखिए, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए तो उसमें से केवल ओवम रिलीज हुआ, बाकी जो उसके बाहर के रिमिनेंट्स हैं ग्रेनुलोसा सेल्स जो थी वो तो वहीं पे ओवरी में ही रहेंगे, तो वो रिमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कहला रही हैं। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ग्राफियन फॉलिकल के वो किस में कन्वर्ट हो जा रही हैं? कार्पस ल्यूटियम में, है ना। कार्पस मीन्स क्या होता है? बॉडी, और ल्यूटियम मीन्स येलो बॉडी। यानी जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमिनेंट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट है, वो येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कार्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं हम लोग।
द कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोल रहा है, कार्पस ल्यूटियम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है, विच इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये क्या बोल रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम से, है ना। यानी अगर कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, यानी सेड हो जाएगी, यानी रप्चर हो जाएगी, है ना। यही कारण है कि जब तक कार्पस ल्यूटियम रहती है तब तक प्रोजेस्टेरॉन रहता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता रहता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वैसे बनी रहेगी, चकाचक बनी रहेगी, है ना, यानी वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है वैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया तब क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सेट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना। उसके बाद लिखा है सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy। ये कह रहा है जैसे प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट किए, अब प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया रहा। अब प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को जब मेंटेन किया रहेगा उसके बाद जो अभी फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होने वाली है वो ज़रूरी है, एंडोमेट्रियम मतलब वो ज़रूरी है। एंडोमेट्रियम जब होगी तभी तो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होगा, है ना। तो एंडोमेट्रियम का होना बहुत ज़रूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, है ना। यही कह रहा है सच एन एंडोमेट्रियम, यानी मोटी हो गई है, एंडोमेट्रियम मेंटेन है और मोटी एंडोमेट्रियम जरूरी ही है। तो यह लिखा है सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम यानी जायगोट के इम्प्लांटेशन, जायगोट या यूँ कह सकते हैं ब्लास्टूला जो होता है, जायगोट जब डिवाइड होता है उसमें डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, तो ब्लास्टूला होता है, तो ब्लास्टूला इम्प्लांट होता है। तो ये लिखा है कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेन। जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम का काम क्या है, ये साइट प्रोवाइड करता है इम्प्लांटेशन के लिए। अब इम्प्लांटेशन जब हो जाएगा तब प्रेगनेंसी होगी, जब प्रेगनेंसी के लिए भी एंडोमेट्रियम ज़रूरी है ना। तो यही कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया रहेगा, और उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड ओवम आएगा वहाँ पे उस एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। अब इम्प्लांट होने के बाद जो और भी प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें भी एंडोमेट्रियम जो है रोल प्ले करता है, वो यानी उसमें भी ज़रूरी है एंडोमेट्रियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। क्या है कि मतलब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। अब इसको कैसे समझें, देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। मेंस्ट्रुएशन कब होता है,
जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है ना। यानी मैंने ऊपर क्या बताया, ऊपर ये बताया कि जब कार्पस ल्यूटियम रहेगी, कार्पस ल्यूटियम रहेगी नहीं, कार्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हो जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा, है ना। अब जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। ये कब की कंडीशन है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। क्यों स्टॉप हो गया ये हम बात कर रहे हैं ना। तो स्टॉप क्यों हो गया, जब आप पहले स्टॉप क्यों नहीं होता है इसको देखते हैं। जब कार्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, एंडोमेट्रियम बैकग्राउंड हो जाती है। तो इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट तो हो नहीं रही है। अब जब कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन नहीं होगा, यानी उसका लेवल मतलब ऊपर ही रहेगा, है ना। उसका लेवल हाई रहेगा। किसका लेवल, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। तो जब एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो मेंस्ट्रुअल, जब एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन ही नहीं होगी तब मेंस्ट्रुएशन कहाँ से होगा, ब्लीडिंग तो होगी नहीं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो नहीं रही है। डिजेनरेट क्यों नहीं रही, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन उसको अच्छा खासा मिल रहा है। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से मिल रहा है, कार्पस ल्यूटियम से, है ना। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, है ना। In the absence of fertilization, the कार्पस ल्यूटियम degenerates, है ना। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दिस काजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, अभी हमने बताया ना, लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, मेकिंग अ न्यू साइकिल, मार्किंग अ न्यू साइकिल। हमने यही बताया कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, हमने यही बताया कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन न होने की वजह से कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी। अब जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो गया तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम को रोकने वाला कौन रहेगा, यानी एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। तो उसके बाद डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी मेंस्ट्रुएशन आने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, तो नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा है ह्यूमन बींग में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 50 ईयर्स ओल्ड में, फिर 50 ईयर्स की एज में, लगभग 50 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, सीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। अब मेनार्ज क्या था, मेनार्ज मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन पॉज क्या है, मेनोपॉज क्या है, जब आप पॉज मतलब रोकना, है ना। मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जब किसी वीडियो को रोकना होता है तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पॉज करते हैं, रोक देते हैं। तो मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना, है ना। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज।
साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जब तक हो रही है तब तक हम ये कहेंगे कि इसकी जैसे उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल जब चल रही है तो इसको मतलब ये बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव है, अभी वो कंसीव कर सकती है क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है नॉर्मल, है ना। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज। क्या कर रहा है, एक्सटेंड बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज, यही हमने कहा कि मेनार्ची का मतलब है पीरियड्स स्टार्ट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, और मेनोपॉज का मतलब क्या है, पॉज लग गया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई। अब इसी के बीच को क्या बोल रहे हैं हम, रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड ये कब से कब तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज, मेनार्ची और मेनोपॉज के बीच में एक्सटेंड करती है कौन, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय जब ब्लीडिंग होती है उसकी क्लीनिंग कैसे करें, वॉशिंग कैसे करें, और कैसे हेल्दी बने रहें, इसके बारे में थोड़ा मतलब यहाँ पे ऐड किया गया है कुछ टॉपिक। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या लिखा है, टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, यानी कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन जब आ रहे हैं तब रेगुलर नहाना है, क्लीन योरसेल्फ, हमेशा साफ रखना है खुद को, है ना, रेगुलरली। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स, यानी उस दौरान सैनिटरी पैड या क्लीन होममेड पैड्स को यूज़ करें। उसके बाद क्या लिखा है, चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 से 5 घंटा, एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कोशिश ये करिए कि हर 4 से 5 घंटे में जो भी आप यूज कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन या होममेड पैड्स अगर यूज कर रहे हैं तो उसको 4 से 5 घंटे में, हर 4 से 5 घंटे में चेंज कर दीजिए एज पर रिक्वायरमेंट। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट विथ यूज्ड पेपर के साथ, पेपर से इसको रैप कर दीजिए, पेपर में इसको रैप कर दीजिए, उसके बाद इसको डिस्पोज करिए। डू इट नॉट थ्रो डू नॉट थ्रो यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स। कभी कभी होता है कि टॉयलेट्स के ड्रेन पाइप में सैनिटरी नैपकिन्स को फेंक दिया जाता है, जो कि ये सही नहीं है। ये
हाइजीन को इंडिकेट नहीं करता। ये इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं और ड्रेन पाइप जाम हो सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। डू नॉट थ्रो यूज नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया। ओपन एरिया में भी नहीं फेंकना है इसको। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स वॉश हैंड्स विथ सोप। उसको डिस्पोज करने के बाद उसको हाथ की अच्छे से धुलाई करनी है साबुन से, है ना। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विथ सोप। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फिगर है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।